नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। कैसे हैं आप सभी? अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो ये वीडियो है ये है एन इंट्रोडक्शन टू बिहार के ऊपर में। बिहार करंट अफेयर्स के बारे में मैं पार्ट्स में वीडियोस लेके आ रही हूँ, अभी और भी पार्ट्स आएंगे, लेकिन ये वीडियो है बिहार की बेसिक्स के बारे में, बिहार के स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये बिहार का मैप है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है तो आप समझ लीजिए बिहार है। इसके जो ऊपर का जो है नॉर्दर्न में आता है हमारा नेपाल और साउदर्न में आता है हमारा झारखंड। आप सब जानते हैं ना, झारखंड बिहार से अलग हुआ है। इसके ईस्टर्न में आता है वेस्ट बंगाल और इसके वेस्ट इस तरफ है यूपी हमारा। और ये जो यूपी से जो गंगा आती है ये बिहार से होते हुए जाती है और ये बिहार को डिवाइड करके 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न एरिया एंड साउदर्न एरिया। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड? बिहार का मैप आपको क्लियर है कि बिहार के ऊपर नॉर्दर्न में कौन सा है, साउदर्न में कौन सा है, ईस्टर्न में कौन सा, वेस्ट की तरफ क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ बिहार के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार जो वर्ड है, ये बिहार वर्ड डिराइव हुआ है वर्ड बिहारा से। ये एक संस्कृत एंड लैटिन वर्ड है। ठीक है, बिहारा। बिहारा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ऐसा एरिया जहाँ पे मॉन्क्स होते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट होते हैं, उस एरिया को कहा जाता है बिहारा। आप सब जानते हैं कि हमारा बिहार जो है वो ट्रेडिशनली कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं सेकंड की 30th लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, एरिया वाइज अगर बात करें तो बिहार जो है वो 13वां इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और स्क्वायर मीटर की बात करें तो 36,357। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में या तो स्क्वायर किलोमीटर पूछ लिया जाएगा या स्क्वायर मीटर पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज और 3rd लार्जेस्ट स्टेट है इन पॉपुलेशन। बिहार में पॉपुलेशन की बात करें तो 3rd सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, 11.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। ठीक है, यानी कि बिहार की सिर्फ 11.3% ही जो है वो अर्बन एरिया में रहती है। आफ्टर हिमाचल प्रदेश ये दूसरा ऐसा स्टेट है जिसकी इतनी लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज की बात कर ले तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे बिहार की है वो है हिंदी एंड उर्दू। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भोजपुरी हुई या मैथिली हुई, लेकिन ऑफिशियल जो है वो सिर्फ हिंदी एंड उर्दू है। ठीक है, क्लियर? चलिए, टोटल पॉपुलेशन बिहार की अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो 2011 के सेंसस की होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस दिखते हैं। जितना ही बिहार करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही बिहार की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, बिहार के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, हमारे बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 10.40 करोड़ और इंडिया की ये 8.60% है। हमारी टोटल इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 8.60 पॉपुलेशन जो है वो बिहार में है। ठीक है, नहीं, अब चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 63.82 है, बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत कम है। और ये जो 63.82 है ये एवरेज है, इसमें 73% मेल है और 53% फीमेल है जो लिटरेट है। चलिए बिहार के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड किसे कहते हैं? इस एरिया को। ठीक है, इस तरह से जो होता है उसे लैटिट्यूड कहते हैं और ऐसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। लैटिट्यूड कितना है हमारे बिहार का? 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड। ठीक है, 227 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड क्या है हमारे बिहार का? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कहीं नोट डाउन करके बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें हाइट अबव सी लेवल, अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है।
जो समुद्र है, समुद्र से ऑन एन एवरेज कितनी ऊंचाई पे हमारा बिहार है, तो कितने ऊपर है वो 173 फीट ऊपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। एवरेज रेनफॉल, हमारे बिहार का एवरेज रेनफॉल क्या है, कितनी बारिश होती है 1205 mm हमारे बिहार में एवरेज बारिश होती है। चलिए एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज, ठीक है, कितने दिन ऑन एन एवरेज बिहार में बारिश होती है, तो बिहार में 52.5 डेज बारिश होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लस इधर अगर हम आए तो ये भी अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के बारे में, कितने डिवीजन है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों कि झारखंड जो है ये बिहार से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे बिहार में कितने डिवीजन है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 9। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑन डेट, अभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सब डिवीजन कितने हैं बिहार में, 101 सब डिवीजन है। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 853 पुलिस स्टेशन है बिहार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार से जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन बिहार, यानी कि बिहार में ह्यूमंस हुए हैं, ये कैसे पता चल सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, पाई गई थी, तो इसका आंसर है मुंगेर। ठीक है, ह्यूमंस होने का पहला सबूत मुंगेर में ही मिला था। चलिए 6th सेंचुरी बीसी बिहार कंसिस्टेड ऑफ 4 मेन स्टेट। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये सबसे पहले बिहार में था, बिहार के बाद ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। तो आफ्टर दैट जो हमारा जो बिहार है वहाँ पे मेनली 4 जो है वो स्टेट्स थे, तो उन स्टेट्स का आपको नाम बताना है। तो वो थे विदेहा, जो मेनली जो 4 थे, विदेहा, वज्जी, अंगा एंड मगधा एंड मगधा। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा बिहार है ये मेनली इन 4 ही स्टेट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ मिथिला, ये जो विदेहा है, विदेहा का नाम ही मिथिला है। आप सब जानते हैं कि जो हमारी सीता माँ थी वो विदेहा की ही थी, वो मिथिला की ही थी। ठीक है, तो मिथिला का जो कैपिटल है उसका क्या नाम था, उसका नाम था मिथिला नगरी। ठीक है, चलो कैपिटल ऑफ वज्जी, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। कैपिटल ऑफ अंगा, अंगा का कैपिटल था चंपा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, कई बार पूछ लिया जाता है, कैपिटल्स पूछ लिए जाते हैं इन स्टेट्स के, इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सारे भी मैं जो भी बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट ही बताऊंगी, यहाँ वहां का कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलिए कैपिटल ऑफ मगध, मगधा की कैपिटल थी, सबसे पहली जो कैपिटल थी वो थी राजगिरहा, जिसे अब हम राजगीर के नाम से जानते हैं, राजगिरहा। और जो उसके बाद जो है इसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी और बना दी गई थी पाटलिपुत्र को, जिसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं। और पटना अभी करंटली प्रेजेंटली जो है बिहार की कैपिटल है, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार, और राजगीर को बनाने वाले भी बिंबिसार ही है, इन्होंने उस सिटी को बनाया था। अभी हम बात करते हैं अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये बिंबिसार के सन थे, उनके बेटे थे। ठीक है, सन ऑफ बिंबिसार। और जो मगध जो है, वैसे तो कई सारे राजाएं हुए हैं, कई सारी पीढ़ी हुई है, लेकिन मगध जो अपने हाई पीक पे था, सबसे ज्यादा रिच जो हुआ है वो इन्हीं के समय के दौरान हुआ है। ठीक है, इस वक्त जो मगध है वो हाईएस्ट पीक पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये जो राजा है अजात शत्रु, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑन बोथ बुद्धिज्म एंड महावीर जैनिज्म, ये दोनों के काल में थे, ये इन्होंने दोनों ही उसको देखा है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दोनों ही के काल में ये थे। ठीक है, और
और इनके बारे में ना बुद्धिज्म की जो बुक है त्रिपिटिका और जो जैनिज्म की बुक है अंगास, दोनों ही बुक में इनका जिक्र हो रखा है, इनकी स्टोरी वहां पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ अजातशत्रु was found in books of Buddhism and books of Jainism. Pitaka and Agmas. ठीक है दोस्तों, और अक्सर जो अजातशत्रु से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है वो ये है कि इनको कुनिका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही इज ऑल्सो नोन एज कुनिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं कुनिका के नाम। मैंने आपको बताया कि जो हरण्यक डायनेसिटी थी, इनके फाउंडर थे बिंबिसार। ठीक है, राजगीर बनाने वाले यही थे, यही फाउंडर थे। इनके बेटे थे अजातशत्रु, जिनके दौरान जो मगध है वो सबसे हाई एंड रिच कल्चर पे था। ये इनके सन थे अजातशत्रु, और इनके जो बेटे थे वो थे उदयन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राजगीर से जब ये जो मगध का जो कैपिटल है, ये जो पाटलिपुत्र हुआ था वो उदयन ने ही कराया था। पाटलिपुत्र जो पटना है इसकी नींव रखने वाले उदयन ही थे। इन्होंने दो नदियों के संगम यानी कि गंगा एंड सोन नदी के बीचों बीच के संगम के जहाँ पे हो रहा है वहां पे इन्होंने बनाया पटना सिटी, पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया। ठीक है, इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मगध है, मगध का बिल्कुल सेंटर पड़ता था पाटलिपुत्र, पटना, तो वहां से अपनी डायनेसिटी को आसानी से ये रूल कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ये पाटलिपुत्र। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। आप जानते हैं कि मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में पर मैं बोलती हिंदी में हूँ, ताकि जो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी हो समझने में। ठीक है, अगर आपको मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आते हैं, क्लियर होते हैं, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर डाउटफुल रह जाता है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझने में मुश्किल होती है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, तो आप प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताएं ताकि मुझे पता चले। ठीक है, चलिए, हरण्यक के बाद हम बात करते हैं नंदा डायनेसिटी की। नंदा डायनेसिटी, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे, इसके फाउंडर थे महापद्मा नंदा। ठीक है, इनको जाना जाता है एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय ऑल्सो। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। ठीक है, और ये जो नंदा डायनेसिटी है ये सबसे ज्यादा जानी जाती है इसके वेल्थ के लिए। इनके पास बहुत पैसा था, ये रिच थी वेल्थ में। ठीक है, नोन फॉर देयर इमेंस वेल्थ। ठीक है, और जो इस डायनेसिटी के जो लास्ट जो किंग रहे हैं, राजा रहे हैं, वो रहे हैं धनानंद। इनका जिक्र तो अक्सर होता है, आप सबने सुना ही होगा। इनका इश्यू हो गया था कौटिल्य, जो चाणक्य के नाम से जो जाने जाते हैं, इनका उनसे कुछ इश्यू हो गया था, और जो हमारे चाणक्य जी है उन्होंने उस दिन प्रण लिया था कि वो इस डायनेसिटी का विनाश करेंगे और एक नया राजा लेके आएंगे। और उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। एक राजा में जो गुण होने चाहिए, एक अच्छे राजा में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण दिए गए, काबिलियत दी गई चंद्रगुप्त मौर्य को, और वैसा ही हुआ। इनको जो है, इनको हरा के इनको एक्साइल कर दिया गया था। इनको देश क्या कहते हैं उसे, देश निकाला दे दिया गया था, बाहर भेज दिया गया था। और उसके बाद स्टैब्लिश हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था मौर्य एम्पायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके आप बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि चाणक्य की हेल्प से मौर्य एम्पायर को किसने बनाया, कौन था इसका फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य एम्पायर।
फाउंडर थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य। नंदा डायनेस्टी को इन्होंने खत्म करके अपना एम्पायर बनाया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, ये कब से कब तक रहा था? 322 BC टू 183 BC। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और अपने टाइम का मतलब उस टाइम में जो पूरे वर्ल्ड का मौर्य एम्पायर से बड़ा कोई दूसरा राज्य था ही नहीं। अपने टाइम का ये सबसे बड़ा राज्य था पूरी दुनिया का। ठीक है, लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। और जो है इसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, कैपिटल था पाटलिपुत्र को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। आप सब जानते हैं कि ये सेंटर में पड़ता है तो सब इसी को ही अपना कैपिटल बनाते हैं ताकि वहां से किसी भी चीज को ऑपरेट करना बहुत ही इजी पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इन्होंने ना जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, एडॉप्टेड जैनिज्म को इन्होंने अपनाया था। और जैनिज्म में ना एक ना ऐसा कस्टम होता है जिसे कहा जाता है सथारा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसान है जब उसे अपना शरीर को त्यागना होता है तो वो भूख, अपना खाना पीना सब छोड़ देता है। वो भूखा रहता है और ऐसे ही करते करते कुछ दिनों में उसका जो शरीर है वो। और एक जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के आर्मी के जो जनरल थे सेल्यूकस I, उनको इन्होंने हराया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात आपको पता होनी जरूरी होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, डिफीटेड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस I। और ये कौन थे? अलेक्जेंडर आर्मी के चीफ थे, चीफ जनरल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, ये 183 BC नहीं, 187 BC है, 187 है। ठीक है, 322 BC टू 187। चलिए हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, इसके बारे में छोटी सी कहानी में आपको बता देती हूँ कि इनका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। एक्चुअली क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो गुरु थे चाणक्य, वो क्या करते थे छोटे छोटे अमाउंट में ना उनको चंद्रगुप्त को जहर ना उनके खाने में मिला के देते रहते थे, इसलिए ताकि उनके शरीर को पॉइजन की आदत हो जाए। और कभी कोई षड्यंत्र अगर ऐसा हुआ जिनमें उन्हें खाने में जहर मिला के खिलाया जाए तो उनकी बॉडी जो है उससे फाइट कर सके, उनका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो सके। अब क्या था कि चंद्रगुप्त को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उनके गुरु जो थे वो चाणक्य थे, पूरा भरोसा था उनका, खान पान सब वही देखा करते थे। तो हुआ ऐसा कि उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी और बिंदुसार जब होने वाले थे तो उन्होंने उनका खाना शेयर कर लिया और प्रेग्नेंट थे और उन्होंने जो खाना खाया उसमें पॉइजन था, जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी और वो ऑलमोस्ट जो है मरने वाली थी। तभी वहां पे चाणक्य आए और उन्होंने उनका पेट काट के तुरंत इस बच्चे बिंदुसार को निकाला। जब तक इसने बाहर निकाला गया, जहर जो है इनकी बॉडी में सर तक पहुंच चुका था और जो इनकी जो बॉडी है उनके यहाँ माथे पे काला निशान था, तो इसीलिए यहाँ से इनका नाम पड़ा था बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा ऐसे एक बार आपको बता देती हूँ। अब बिंदुसार जो है ऑलमोस्ट इंडिया के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, ठीक है, साउदर्न में कलिंगा को छोड़ के, ठीक है, रूल्ड सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ठीक है, और साउदर्न में एक्सेप्ट कलिंगा जिसे अभी हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है, कलिंगा को छोड़ के इन्होंने हर जगह पूरे इंडिया में इन्होंने रूल किया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो कलिंगा है बाद में इनके जो बेटे हुए हैं अशोका, द ग्रेट अशोका से बड़ा राजा कोई नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, बाद में अशोका ने ये भी अपने राज्य में इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है, और अनलाइक हिज फादर, इनके जो पापा हैं, इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था और उसे ही फॉलो किया था, उसके दिखाए गए पाथ को। इन्होंने कंटिन्यूड विद हिंदुज्म, इन्होंने हिंदुज्म को ही अपना रखा था। बात करते हैं द
268 to 232 BC तक ये रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अशोका जब प्रिंस थे, यंग थे, तो जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट इन उज्जैन एंड तक्षशिला, उज्जैन एंड तक्षशिला, इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एज अ कमांडर इन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से मुकाबला किया था। ये वहीं से मतलब फेमस हुए थे। और किंग बनने के बाद जो मैंने आपको बताया ही था कि जो कलिंगा वॉर हुई थी, कलिंगा वॉर हुई थी आपकी 262 to 261 BC। इस दौरान जो कलिंगा वॉर चला था, मतलब कलिंगा खुद में इतना पावरफुल था, इसको कोई भी अपना ना सका, पर अशोका ने इसको अपना लिया था। लड़ाई काफी भयंकर हुई थी। 1 लाख सोल्जर्स जो है मारे गए थे सॉरी, और कई सारे इसमें घायल हुए थे। यही अशोका ने जीवन में एक ऐसा पीरियड रहा था जिसमें ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि ये जो हिंसा है इसमें ना बेकसूरों की जान जाती है। यहीं से इन्होंने हिंसा को त्यागने का फैसला लिया था। ठीक है, he renounced वायलेंस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया था, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म। ये अडॉप्टेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म के पाथ को फॉलो किया, और यहाँ तक कि बुद्धिज्म को काफी मतलब एशिया में, साउथर्न ईस्टर्न एशिया में इन्होंने स्प्रेड किया। वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल भेजे जिन्होंने बुद्धिज्म की टीचिंग्स को बताया सबको। ही स्प्रेड टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इन ईस्टर्न एशिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चे, अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भी भेजा ताकि वो वहाँ पे जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? आप समझ रहे हैं ना कि अशोका कलिंगा वॉर के में इतने सारे जो सोल्जर्स थे, जो बेकसूर थे, जो मारे गए, उसके बाद से अशोका ने डिसाइड किया कि वो हिंसा को त्याग देंगे। अच्छा, चीजें हैं जो पिलर्स वगैरह हैं, बहुत सी ऐसी बुक्स वगैरह है जिसमें जो राइटिंग है वो देखी गई है प्राकृत लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अशोका के टाइम में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी। इसके अलावा ग्रीक्स वगैरह में भी हमें कई सारी चीजें मिली है हिस्ट्री में, बट मेनली जो है वो प्राकृत लैंग्वेज देखी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि अशोका के टाइम में जो लैंग्वेज चलती थी वो प्राकृत लैंग्वेज चलती थी। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टूड? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि अशोका जो है वो ना ही सिर्फ मौर्य डायनेस्टी के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल किंग रहे हैं, बल्कि आज तक जो है ये अब तक के सबसे ज्यादा पावरफुल किंग रहे हैं। इनके जैसा जो किंग है वो दोबारा फिर देखा नहीं गया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किए। ये जो है रिलीजियस में यकीन नहीं करती, सारे रिलीजियस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। वैसे इनकी बहुत सारी ऐसी काबिलियत है जो इनको बहुत बड़ा राजा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अशोका जो है वो मौर्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा रहे हैं। इनके बाद अगले 50 साल तक का इनके जैसा या पावरफुल जो किंग्स है वो नहीं रहे हैं। इस डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट राजा वो थे बृहद्रथ, और उनको हरा दिया था पुष्यमित्रा ने, जो और उसके बाद उन्होंने स्टैब्लिश किया था सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, जो इस मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट जो रहे हैं वो रहे हैं बृहद्रथ। ठीक है, और इनको डिफीट कर दिया था, ये हार गए थे, डिफीटेड बाय पुष्यमित्रा सुंगा ने। और उसके बाद इन्होंने स्टैब्लिश किया शुंगा डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की मैं इस वीडियो को यही वाइंड अप करती हूँ। और एन इंट्रोडक्शन टू बिहार में इसके और भी कई पार्ट्स आएंगे, 2 से 3 पार्ट्स मैं कोशिश करूंगी 2 से 3 पार्ट्स में मैं इसको कवर अप करके इसको खत्म कर दूं। और बिहार करंट अफेयर्स के भी अभी और पार्ट्स आना बाकी है, तो आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।